सौरभ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं और कुछ सवाल उनसे लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जमीन पर क्या हो रहा है। सौरभ, जो 3 आरोपी हैं उनको नैनी जेल से निकालकर, प्रयागराज से निकालकर अब प्रतापगढ़ भेज दिया गया है। आशंका यही जताई जा रही है कि क्या एक साजिश को छुपाने के लिए बड़ी साजिश का अंदेशा है क्या कुछ? देखिए, साजिश की जांच तो जैसे आपने बताया कि न्यायिक आयोग बन गया है, वो कर रहा है। और इधर प्रयागराज के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी एक 3 सदस्यों की एक एसआईटी बना दी है जो कि पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी। जो एसआईटी हैं वो एडिशनल सीपी लेवल के अधिकारी हैं, सतीश चंद्र, वो हेड करेंगे। इसमें एक जॉइंट कमिश्नर और एक लीगल एक्सपर्ट है। ये 3 लोगों की कमेटी बनाई है जो लोकली ये पूरा जो हत्याकांड हुआ है इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब चूंकि नैनी जेल में अतीक का छोटा बेटा, जो 2 नंबर का बेटा है अली, वो बंद है और अतीक के तमाम गुर्गे हैं वो नई जेल में बंद हैं। तो पुलिस को ये इनपुट था कि ये जेल में हमला हो सकता है और इन तीनों की हत्या की जा सकती है, इसीलिए बिल्कुल चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से इनको आज प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो प्रतापगढ़ जेल में तीनों रहेंगे। अब जैसे कि आपने कहा कि एक साजिश को छुपाने के लिए दूसरी साजिश की जा सकती है। देखिए, चूंकि जब पुलिस ने जब अतीक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि उसकी जान को खतरा है अगर साबरमती से उसको यूपी लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि हम इनकी सुरक्षा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अतीक से कहा था कि आप यूपी पुलिस पे भरोसा रखिए। और अतीक का और अशरफ का बयान भी है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, तो दोनों की आशंका तो सच साबित हुई। तो सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछे उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी ने एक न्यायिक आयोग बना दिया कि देखिए न्यायिक आयोग बना रहे हैं। और ऐसे में न्यायिक आयोग बनाने के बाद भी अगर इन तीनों को की जान को खतरा हो जाता है, कोई थ्रेट हो जाता है या हत्या हो जाती है, जो जैसे कि अतीक और अशरफ की हो गई इतनी सैकड़ों पुलिस के होते हुए भी, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है यूपी सरकार के लिए। इसीलिए 2 जांच आयोग बना दिए गए, एक न्यायिक जांच आयोग जिसके बारे में आप बता रहे थे, रिटायर्ड जस्टिस जिसको हेड करना है, और एक पुलिस कमिश्नर ने बना दिया है जांच आयोग जो कि लोकली इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा कि इनका मोटिव क्या था। जी, एक और बहुत अहम बात है जो अभी निकल करके सामने आई है, इसको शायद जी अंकित, मैं ये आपसे सवाल और पूछना चाहता हूं। ये कल से ही चर्चा चल रही है और बार बार लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि पुलिस की प्रेस रिलीज जो आई थी उसने कहा कि 3 अपराधी हैं, ये तीनों बड़े युवा अपराधी हैं, 18 वर्ष से 23 साल के अपराधी हैं, तीनों अलग अलग जगह से आते हैं। इन तीनों को अलग अलग जगह से कैसे ये इकट्ठे हुए, कैसे ये प्रयागराज पहुंचे, प्लानिंग जो की गई, अगर ये इतने छुटभैया अपराधी थे तो इन तीनों के पास विदेशी हथियार कहां से आ गए? पूरी प्लानिंग जो है, क्या इनके पीछे कौन है, इसको लेकर भी कुछ जांच चल रही है? बिल्कुल जांच चल रही है। देखिए, न्यायिक आयोग अभी तो वो जुडिशियल कस्टडी में है। पुलिस, हमें बताया गया था कि आज इनकी कस्टडी लेगी वापस, क्योंकि संडे कस्टडी नहीं ले सकते हैं। जो संडे जो जज होते हैं, ड्यूटी जज होते हैं, उनके पास पावर्स नहीं होती पुलिस कस्टडी लेने की। तो पुलिस आज शायद वो पिटीशन मूव करे कस्टडी लेने के लिए। देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक छुटभैया तो नहीं, सनी सिंह है, वो छुटभैया नहीं था। उसके ऊपर जो मुकदमे हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग के मुकदमा है, उसके ऊपर इलीगल वेपन का मुकदमा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, छेड़छाड़ का मुकदमा है, और उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। वो जेल जा चुका है, हमीरपुर जेल में था और उसी जेल में सुंदर भाटी भी था। तो वो कनेक्शन भी अभी स्टैब्लिश करना पड़ेगा पुलिस को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हम लोग लगातार सुबह से अंकित कोशिश कर रहा हूँ यही पता कर लूँ कि इतनी महंगी पिस्टल, टर्की मेड पिस्टल जो 2 हैं इनके पास, एक जिगाना पिस्टल है जिसकी कीमत 7 लाख से ज़्यादा है, वो ऐसी इतनी महंगी पिस्टल्स इनके पास कहाँ से गई? एक हमीरपुर में रहने वाला है सनी सिंह, दूसरा रहता है बांदा में, और तीसरा पानीपत, कासगंज का रहने वाला लेकिन पानीपत में था। तो ये मिले कैसे? तो तमाम विरोधाभासी बयान आए हैं अभी तक। पुलिस ने कुछ प्लांट भी कराया है कि माफिया बनना चाहते थे, तमाम चीज़ें हैं, पर अभी तक जब तक ऑन रिकॉर्ड कुछ ना कहा जाए, क्या ये बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर शूटर है, आपने भी देखा होगा अंकित, बिल्कुल बहुत प्रोफेशनल तरीके से गोली चला रहे हैं और 20 गोलियां चलाई और 15 गोली निशाने पर, 14 गोली निशाने पर, 9 गोली अतीक को लगी और 6 गोली अशरफ को, इसके अलावा 1 गोली किसी और को नहीं लगी। जबकि इस पूरे विसिनिटी में 25-30 मीडिया वाले थे, 15-20 पुलिस वाले थे, लेकिन किसी को 1 गोली नहीं लगी। बस क्रॉस फायरिंग में लवलेश को 1 गोली इसके पैर में लग गई, जो गोली उसके बाकी 2 साथी चला रहे थे। तो बहुत प्रोफेशनल शूटर्स थे ये लोग, इनकी ट्रेनिंग हुई थी। इन्होंने अपने बयान कुछ बदले हैं, इनको किसी ने मारने के लिए भेजा था
और इस बीच अतीक ने भी कुछ शायद लेटर्स हैं जो मरने के पहले लिखे हुए थे, उसकी वो बड़ी खबर है, उसकी पुष्टि थोड़ी देर में कर पाएंगे। कुछ लेटर्स उसने मरने से पहले लिखे थे और वो शायद लेटर्स जो उसके वकील है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भेजेंगे, तो अभी वो भी जानकारी आनी बाकी है। अभी काफ़ी कुछ है स्टोरी में, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स होने बाकी हैं। सिर्फ इतना कह देने से कि वो माफिया बनना चाहते थे, अतीक से बड़ा डॉन बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हत्याकांड की, इतना सीधा मामला लगता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर जो आप जो बता रहे हैं कि भाई अगर ये छोट भैया थे नहीं थे क्राइम में, अगर इनकी एंट्री थी, बड़े माफिया बनना चाहते थे, पर ये एक बड़ी साजिश है जिसमें पैसा लगा होगा, लोग लगे होंगे, ट्रेनिंग लगी होगी, पूरी तैयारी लगी। एक कैमरा भी इनके पास से मिला, एक माइक आईडी भी मिला, 3 फर्जी मीडिया के आईडी भी मिले, 2 बंदूकें जिनकी बात कर रहे हैं, लाखों रुपए में उस बंदूक का खर्चा होता है। तो ये सब चीजें कहां से आई, किसने दी, इसका खर्चा किसने उठाया, ये सब बड़े सवाल हैं सौरभ। बिल्कुल, देखिए जैसा जितना एक पत्रकार के तौर पर समझ में आता है कि पूरे 20 लाख रुपए का तो खर्चा सामने दिख रहा है। 3 पिस्टल की कीमत मिला लें, रहने का, आने जाने का, मीडिया माइक बनाया, होटल में रुके, स्टेशन के पास एक लॉज है उसमें रुके, तमाम 20 लाख का तो खर्चा आ गया। तो 20 लाख रुपए इनके पास आए क्यों? और माफिया बनना चाहते थे तो अतीक के इतने नज़दीक कैसे पहुंच गए? सवाल देखिए, जब आप अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाते हैं तो बॉडी कैमरे लगाते हैं, बुलेट प्रूफ पहनाते हैं, वज्र वाहन में ले जाते हैं। जब आप साबरमती से लेके आते हैं प्रयागराज, और उस प्रयागराज में जो कि अतीक का स्ट्रॉन्ग होल्ड का इलाका है, जहाँ के शूटर्स हैं, वहाँ पर सिर्फ 15 से 20 पुलिस वाले, उसमें भी आपको याद होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ अंकित आपको, पिछले साल आपको याद होगा रोहिणी जेल में गोगी का मर्डर हुआ था, जो गैंगस्टर गोगी के कोर्ट के अंदर, और 3 सेकंड के अंदर वहीं जो हमलावर थे उनको जो स्पेशल दल के कमांडो ने उन्होंने मार के ढेर कर दिया, तो वहीं मर गए थे। तो इन्होंने 20 राउंड फायर किए, पुलिस वालों ने 1 राउंड फायर नहीं किया। तो बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब न्यायिक आयोग करेगा जांच। पुलिस अभी ये कह रही है, हमारे कुछ बड़े अधिकारियों से बात हुई यूपी पुलिस के, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को तो सिर्फ खराब दिखता है, देखिए हमारे कितने जो पुलिस वालों ने जबाज तरीके से उनको पकड़ लिया, जबकि आप वीडियोज हैं वो कह रहे हैं सरेंडर सरेंडर, और जिनके हाथों में हथियार थे उन्होंने नहीं पकड़ा, जिनके हाथों में हथियार नहीं थे उन्होंने हिम्मत दिखा के पीछे से पकड़ा, जब गोलियां चली तो ये पुलिस वाले पीछे हो गए। तो अभी बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आप ठीक है, अतीक अहमद बहुत बड़ा माफिया था, गुंडा था, 100 मुकदमे थे, दोषी करार था, उमेश पाल मर्डर किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा थी, सब कुछ था, लेकिन न्याय से बढ़कर तो कोई नहीं। और पुलिस कस्टडी में मौत हो जाए तो सबसे बड़ी चूक यही है। और फिर आप ये मत कहिए कि हमारे प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जहाँ पर सैकड़ों पुलिस वाले हैं वो अतीक अहमद की हत्या कर देते हैं, अशरफ अहमद की हत्या कर देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल अंकित जो है, ये तीनों हमलावर हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है हमें। इन्होंने सरेंडर करने के बाद धार्मिक, हिंदुओं का धार्मिक नारा क्यों लगाया? क्या इनकी मंशा प्रदेश में दंगा कराने की थी? इनकी मंशा क्या थी? उन्होंने पकड़ने के बाद धार्मिक नारे क्यों लगाए? इस बात का जवाब अभी तक हमारे जो पुलिस सूत्र हैं उनसे मिल नहीं पाया हमें। बहुत बहुत शुक्रिया।